नागिन की बायोग्राफी पढ़ो। नमस्कार, रण क्षेत्र देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। रण क्षेत्र आज बेहद खास मुद्दे पर होने वाला है। मुद्दा महाराष्ट्र का है, लेकिन महाराष्ट्र से निकलकर ये चिंगारी पूरे देश को जला रही है। धधक रहा है एक सवाल मन में कि क्या ऐसा हो सकता है? एक आतंकी की तुलना क्या पूर्व राष्ट्रपति, इस देश के मिसाइल मैन अब्दुल कलाम से की जा सकती है? ये एक ऐसा सवाल है जो हर किसी के चेहरे पर, हर किसी की पेशानी पर बल ला देगा। लेकिन शरद पवार के लिए तो कुछ ऐसा ही है। शरद पवार के लिए लादेन कलाम एक समान है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि शरद पवार एनसीपी गुट के ही बड़े नेता हैं। जितेंद्र आवाड की पत्नी रितना आवाड एक कार्यक्रम में पहुंची हुई थी और वहां पर यह कार्यक्रम तो था बच्चों की शिक्षा से जुड़ा हुआ, लेकिन बच्चों को शिक्षा की क्या दी जा रही थी? शिक्षा दी जा रही थी कि उन्हें लादेन की जीवनी पढ़नी चाहिए, क्योंकि लादेन यूं ही लादेन नहीं बना। इतना ही नहीं, रिता आवाड ने तो लादेन की तुलना ही पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम से कर दी। उन्होंने कहा कि जैसे पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम राष्ट्रपति बने, वैसे ही लादेन एक आतंकी बना। अब ये समानता किस तरीके से उनके जहन में शिक्षा की नई परिपाटी लिखती है, ये तो समझ से परे है। लेकिन कोई भी हिंदुस्तानी जो राष्ट्रवादी है वो इस बात को कतई बर्दाश्त नहीं करेगा, क्योंकि दो तस्वीरें हैं। एक तरफ है लादेन, जो इस दुनिया के खूंखार दुर्दांत आतंकी संगठन अलकायदा का सरगना, जिसने हजारों लाखों लोगों को आतंकी भट्टी में झोंक दिया, जिसने इस दुनिया को 9/11 जैसा जख्म दिया। और दूसरी तरफ है पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम, जो हमारे देश में मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं, जिन्होंने हमारे देश को परमाणु संपन्न देश बनाया, जो देश की युवा पीढ़ी के लिए आदर्श हैं, जिन्होंने खुली आंखों से सपने देखना और उसे पूरा करने का आदर्श हमारे सामने रखा हो, उनकी तुलना आतंकी से कैसे हो सकती है? अब बात निकल तो गई है, इसलिए दूर तलक जाएगी। चुनावी माहौल है, इसलिए चुनावी तपिश भी जोर पकड़ेगी। और जिस तरह कहा जाता है कि ईंधन का काम करते हैं विवाद, लेकिन इन विवादों में बयानों का बड़ा महत्व होता है। बयानों की परिपाटी तय होनी चाहिए, लेकिन क्या शरद पवार, जिन्होंने अभी तक इस बयान पर चुप्पी साध रखी है, क्या उनकी परिपाटी आतंकियों के साथ समर्थन से तय होती है? आज इसी पर करने वाले हैं बड़ी बहस। हमारे साथ आज के गेस्ट पैनल जुड़ चुका है, उनसे आपका परिचय कराऊंगी, लेकिन उससे पहले सुन लीजिए जितेंद्र आवाड की पत्नी रिता आवाड आतंकी की तुलना कैसे कलाम साहब से करती हुई नजर आई। ऐसे बड़े बड़े ओसामा बिन लादेन की बायोग्राफी पढ़ो। जिस तरह से एपीजे अब्दुल कलाम साहब बने, उसी तरीके से ओसामा बिन लादेन एक टेररिस्ट बना। लेकिन क्यों बना? पैदा इसी तो नहीं था ना। ऐसे बड़े बड़े ओसामा बिन लादेन की बायोग्राफी पढ़ो। जिस तरह से एपीजे अब्दुल कलाम साहब बने, उसी तरीके से ओसामा बिन लादेन एक टेररिस्ट बना। लेकिन क्यों बना? पैदाइशी लादेन पैदाइशी आतंकी नहीं था। ये कौन सी मानसिकता है जो खास तौर से कभी अफजल गुरु को बेचारा बना देती है, कभी कसाब को बेचारा बना देती है, कभी लादेन को समाज का मारा बताती है, तो कभी बुरहान वानी को टीचर का बेटा बताती है? ये मानसिकता कहाँ ले जा रही है? कहाँ ले जा रही है समाज को? और ये मानसिकता, ये जो बयान दिया गया है, इससे क्या फायदा मिलेगा शरद पवार को या इंडी गठबंधन को? इस पर बहस हो उससे पहले, क्योंकि बीजेपी को बैठे बैठाए मौका मिल गया है और इस मौके पर बीजेपी चौका लगाने को तैयार है। क्या प्रतिक्रिया दे रही है, सुन लेते हैं जरा। हमने देखा है कि किस प्रकार से इसी महाराष्ट्र में असलम शेख नाम के कांग्रेस के एक मंत्री थे, उन्होंने याकूब मेमन की पैरवी की थी। इसी एमवीए अलायंस के घटक दल समाजवादी पार्टी के अबू आजमी ने भी याकूब मेमन की पैरवी की थी। समाजवादी पार्टी ने तो एक समय पर, जब सुप्रीम कोर्ट ने सिमी पर प्रतिबंध लगाया था, तो सिमी को भी मासूमों का झुंड बोला था। पीएफआई पर जब प्रतिबंध लगा, तब भी उनके प्रति ऐसा ही रिएक्शन इंडिया अलायंस के अलग अलग नेताओं ने दिया था।
समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने तो आतंकियों को छोड़ने की प्रक्रिया शुरू की, तो कोर्ट ने उस पर रोक लगाते हुए कहा कि आज आतंकी छोड़ रहे हो, कल उनको पद्मश्री दोगे क्या? और इस प्रकार से उनको फटकार लगाई। आगे जाके वो आतंकी अलग अलग बॉम्ब ब्लास्ट में कन्विक्ट हुए। और कांग्रेस का तो अफजल प्रेम, इसका तो परिचय हमें जेएनयू में मिला कि जब कांग्रेस के सर्वोच्च नेता जेएनयू में खड़े हो गए उन लोगों के लिए जो कहते हैं अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। ओमर अब्दुल्ला ने भी अफजल गुरु की पैरवी की। तो आतंकवादियों के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर रखना ये इंडी अलायंस का चरित्र है। और आज इसी श्रृंखला में ये बयान देते देते जितेंद्र आव्हाड जी की पत्नी ओसामा बिन लादेन की तुलना एपीजे अब्दुल कलाम से करती है। कहती है समाज की वजह से वो आतंकवादी बन गया। मतलब कि समाज पर दोष डालना और आतंकियों को क्लीन चिट देना, पर यह काम उनके परिवार में और भी लोगों ने किया है। उनके तो जो पति है जितेंद्र आव्हाड जी, उन्होंने तो इशरत जहां, जो सर्टिफाइड एलईटी टेररिस्ट, जिसको यूपीए की सरकार ने और उस समय की इंटेलिजेंस एजेंसीज ने बताया था ये एलईटी टेररिस्ट है और ये एक मुख्यमंत्री को मारने के लिए आई थी, तो उस समय पर इशरत जहां को भी किस प्रकार से यूलोजाइज करना, महिमा मंडित करने का काम जितेंद्र आव्हाड और एनसीपी शरद पवार फैक्शन ने किया था। तो आखिर क्या मजबूरी हो गई कि कलाम साहब की तुलना लादेन से की गई है? किसे खुश करना चाहते हैं जितेंद्र आव्हाड की पत्नी? और इस पर शरद पवार का और तमाम इंडी गठबंधन के नेताओं की चुप्पी, क्या ये मौन समर्थन है? ये मौन समर्थन क्या कहता है? इसी पर करेंगे चर्चा। आइए आज के गेस्ट पैनल से आपका परिचय कराती हूँ। स्वागत करते हैं भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ प्रोफेसर विधु रावल जी है, शिवसेना शिंदे गुट का पक्ष रखेंगे राजपुन साहब, साथ ही साथ हमारे साथ एनसीपी अजीत पवार गुट से हैं प्रशांत पवार साहब, साथ ही साथ एससीपी यानी शरद पवार गुट से हमारे साथ संतोष सिंह जी हैं, और कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए पवन डोगरे साहब हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। स्क्रीन पर जरा लेकर आइए, सभी के साथ चर्चा शुरू करूंगी, लेकिन उससे पहले एक बहुत छोटा सा ब्रेक लेना होगा, 15 सेकंड का ब्रेक, वापस लौटते हैं। और आइए सीधे चर्चा शुरू करते हैं, और गेस्ट पैनल्स को प्लीज स्क्रीन पर लेकर आइए। संतोष जी के पास सबसे पहले चलते हैं, क्योंकि संतोष जी हैं, संतोष सिंह जी जो शरद पवार एनसीपी गुट से हैं। और संतोष जी, आपसे ही इस पूरी डिस्कशन की शुरुआत कर रही हूँ। साहब, क्या मजबूरी हो गई कि तुलना की, और ऐसी तुलना जो गले से ही नीचे नहीं उतरती है? मुझे लगता है कि शायद संतोष जी का संपर्क अभी हमसे नहीं हो पाया है। प्रोफेसर विधु रावल जी, आपके साथ शुरुआत कर रही हूँ। रावल साहब, ये कैसी मजबूरी है कि तुलना कलाम साहब की खुखार आतंकी अलकायदा सरगना लादेन से कर डाली गई? किसे खुश करना चाहती है एनसीपी शरद गुट? लावनी जी, आपको नमस्कार, और आपके माध्यम से सुदर्शन न्यूज देख रहे सभी दर्शकों को और हमारे साथी पैनलिस्ट को नमस्ते। मैं उम्मीद कर रहा हूँ मेरी आवाज ठीक ठाक बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है सर। देखिए, 9 फरवरी 2016 को जिस प्रकार से जेएनयू के अंदर नारे लगे, अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, इस पर खूब बहुत पब्लिसिटी हुई, इसकी खूब चर्चा हुई, इस पर खूब बहस हुई, इस पर खूब डिबेट्स हुई। लेकिन कुछ नारे और भी उस दिन लगे थे। उस दिन एक नारा ये लगा था कि भारत की बर्बादी तक जंग रहेगी, जंग रहेगी। उस दिन ये भी नारा लगा था कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। ये भारत के टुकड़े करने वाले जो सभी लोग हैं, इनको अफजल जो है वो बेचारा लगता है। इसी प्रकार से इनके ये वो लोग हैं जिनको लादेन जो है वो हालात का मारा लगता है। आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये वही लोग हैं जो ओसामा को जी कहकर संबोधित करते हैं, हाफिज को साहब कह के संबोधित करते हैं। पूरा का पूरा एक इकोसिस्टम, एक इस प्रकार के लोग हैं। और जितेंद्र अवार्ड की श्रीमती जी कह रही हैं, तो काफी हद तक जितेंद्र अवार्ड के घर में किस प्रकार की चर्चा होती है उसका एक दर्पण प्रस्तुत कर रही हैं कि इन लोगों के घरों में किस प्रकार की चर्चा होती है। और इस चर्चा को अगर समझना हो तो हम देख सकते हैं कि कब जो देश के पहले शिक्षा मंत्री थे मौलाना अब्दुल कलाम खान जो थे, उन्होंने इस प्रकार की बात कही थी कि एक जन सैलाब आया था, वो जन सैलाब चला गया, लेकिन खड्डों के अंदर बदबूदार पानी रह गया। ये जो बदबूदार पानी है, ये वही बदबूदार पानी का जिक्र कर रहे थे। ये जो इकोसिस्टम है, ये जो स्लीपर सेल की तरह काम करने वाले लोग हैं, ये जो आतंकियों में
किस प्रकार से उनके हालात देखने की कोशिश करते हैं, उनके लिए नैरेटिव गढ़ते हैं, उनके कारण देते हैं। मास्टर जी का बेटा बुरहान वानी बेचारा, किस प्रकार से अफजल बेचारा एक जो है इंजीनियर है, किस प्रकार से एक कोई प्रोफेसर को पकड़ लेते हैं, सर गिलानी को, तो वो बेचारा प्रोफेसर है। यानी जस्टिफिकेशन करने का प्रयास कर रहे हैं और ये लगा जी नहीं, जस्टिफिकेशन तो किया जा रहा है, माफी भी उन्होंने मांगने का प्रयास किया, लेकिन माफी स्वीकार्य नहीं हो रही है क्योंकि तुलना स्वीकार्य नहीं है और इसी पर बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। हमारे साथ संतोष सिंह जी को मैं अब देख पा रही हूँ, हमारे साथ जुड़ चुके हैं, शरद पवार गुट एनसीपी से हैं। संतोष जी, सीधा सीधा प्रश्न है, क्या पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी की तुलना लादेन से हो सकती है? क्या ये संभव भी है क्या? नहीं, ये बिल्कुल भी तुलनात्मक विषय नहीं है और ऐसी कोई तुलना की कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। कल्पना तो आपके ही नेता, आपकी ही पार्टी से जुड़ी हुई नेता की पत्नी, उन्होंने तो कल्पना कर दी और उस कल्पना को जब उन्होंने सामने रखा तो आप में से किसी भी, ना तो शरद पवार साहब ने, ना जितेंद्र आवाड साहब ने, ना ही इंडी गठबंधन के किसी नेता ने इस पर कोई टिप्पणी तक नहीं दी, मौन साधना कर ली है। तो क्या माने, मौन समर्थन है? मौन साधना नहीं कर ली है, ये विषय इतना देखो मीडिया पे भी इतना नहीं है, क्या बोलते हैं, छोटी मीडिया लेवल पे ये चल रहा है विषय, अभी इसकी सत्यता भी नहीं मालूम। छोटी मीडिया लेवल और बड़ी मीडिया लेवल क्या होता है? वो एक कार्यक्रम में जाती हैं, जितेंद्र आवाड जी आपकी पार्टी के बड़े नेता हैं, उनकी पत्नी है, वो खुद महिला कांग्रेस मोर्चा से जुड़ी हुई हैं, एक सार्वजनिक मंच पर आकर वो ये बयान देती हैं और इसे आप छोटी बात कहते हैं। वो किससे जुड़ी है? इसे आप छोटी बात कहते हैं? जितेंद्र आवाड साहब बड़े नेता हैं, उनकी पत्नी है, उनको आप क्या छोटी बात कहते हैं? मैडम मुझे बताइए किससे संतोष जुड़ी है जी, वो? आप मुझे ये बताइए कि आप इस बात को छोटी बात कहेंगे? मैंने जितना आवाड की बात जो उन्होंने कलाम साहब से तुलना की, इसे आप छोटी बात कहेंगे? वो कौन से संगठन से जुड़ी है? अरे जितेंद्र आवाड जी की पत्नी है ना, जितेंद्र आवाड आपकी पार्टी के नेता है ना, आपकी पार्टी के नेता हैं या नहीं है? देखिए, जितेंद्र आवाड जी हमारी पार्टी के नेता हैं, ठीक है, उन्होंने ये बयान नहीं दिया है, उनकी पत्नी ने ये बयान दिया, सार्वजनिक मंच पर जाकर ये बयान दिया, फिर उसके बाद हो हल्ला हुआ तो सफाई भी दे रही हैं। आप कह रहे हैं कि किसी मोर्चे से नहीं जुड़ी है, किसी से नहीं जुड़ी हुई है, समझ ही नहीं आता। मुझसे पूछा है, मेरा जवाब सुनिए। हाँ बताइए साहब। हम ऐसे किसी बयान को स्वीकार नहीं करते और ऐसी किसी तुलनात्मक को हम पसंद नहीं करते, खारिज करते हैं। संतोष जी खारिज करते हैं, लेकिन क्या शरद पवार इसे खारिज करते हैं? ये आपको शरद पवार जी से पूछना चाहिए। अरे आप उनका पक्ष रखने के लिए बैठे हुए, उनकी पार्टी के प्रवक्ता हैं, आप एससीपी के प्रवक्ता हैं, आप अपनी पार्टी का पक्ष रखने के लिए बैठे हुए हैं और आपको अपनी पार्टी का पक्ष ही नहीं पता। प्रोफेसर विधु रावल साहब, संतोष जी की मुश्किलें आपको समझ में आ रही हैं? किसी भी बात का समर्थन करते, इसका विरोध करते हैं और ऐसी तुलनात्मक जो किया है उसको हम पसंद नहीं करते। तो मैं कह तो रही हूं ना कि ये संतोष जी करते हैं, लेकिन क्या शरद पवार इसका खंडन करते हैं? जितेंद्र आवाड ने क्या सामने आकर माफी मांगी? आप मुझे किस लेवल पे बुलाए हैं, पहले मुझे बताइए। मैंने आपको शरद पवार एनसीपी गुट के प्रवक्ता के रूप में बुलाया है और प्रवक्ता का ये काम होता है कि अपनी पार्टी की लाइन को स्पष्ट करें। व्यक्तिगत रूप से मैंने आपको अगर अलग से बुलाया होता तो मैं संतोष सिंह जी की बात करती। आज इस कार्यक्रम में आप जो भी बात रखेंगे अपनी पार्टी लाइन को रखेंगे साहब। आप प्रवक्ता के रूप में इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर विधु रावल, काउंटर आंसर जल्दी से बाकी के 3 मेहमान इंतजार करें। इन्होंने पार्टी लाइन क्या हो सकती है, क्या कितनी भयंकर इस पे शर्मिंदगी है और किस प्रकार से जनता का आक्रोश इस बात पर है, इसको संतोष सिंह ने अपने शब्दों में बता दिया। बार बार ये पूछना कि कौन है जितेंद्र आवाड की पत्नी, ये बड़ी जल्दी पता चल जाएगा इन परिवारवादी पार्टियों को। जब इनके सिर पर थोप दिए जाते हैं, जब बिना कारण से एक दिन आकर इनकी नेता बन जाएंगी वो, उस समय संतोष सिंह को बहुत अच्छे से पता चल जाएगा कि जितेंद्र आवाड क्या है। सुप्रिया सुले कौन है? सुप्रिया सुले कौन है? वो कहां से आई थी? इसी प्रकार से एक दिन अचानक शरद पवार ने तय किया था कि संतोष सिंह की नेता सुप्रिया सुले होंगी, जो शरद पवार की बेटी हैं। इसी तरह से वो नेता बनते हैं। यही तरीका है संतोष सिंह। आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है, उनके प्रवक्ता नहीं है कि आप ये पूछें कि फला कौन है, फला कौन है। यहाँ तो परिवारवादी जो है राजमाता की कोख से पैदा होते हैं और वो आपके सिरों पर बिठा दिए जाते हैं। तो आप कृपा करके जितेंद्र आवाड की पत्नी को ऐसे ही ना कह दीजिए
कि वो कौन है, वो बहुत जल्दी आपकी नेता बनने की, और शायद उन्होंने पहला कदम रख दिया। आपकी राजनीति भी यही है, आपकी राजनीति में बढ़ते हुए उन्होंने पहला कदम रख दिया और कहीं ना कहीं आपको लाइन दे दी। अब जल्दी से आप इस लाइन को पकड़ लीजिए और इसको डिफेंड करना शुरू कीजिए, बजाय कि इस प्रकार की बातें करने के। देखिए, ये स्पष्ट है पूरी तरीके से कि ये सभी लोग जो हैं, ये एक इस प्रकार की खान में से निकल कर आए हैं जिसमें भारत विरोधी ताकतों का महिमा मंडन करेंगे, जहां पर ये अपीजमेंट में, तुष्टीकरण में इतने नंगे हो चुके हैं ये, कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जो ओरिजिनल मिसाइल मैन है भारत के सबसे सम्मानित राष्ट्रपति रहे हैं, उनकी तुलना इस प्रकार से करने के लिए आतुर है। लेकिन प्रवक्ता साहब जो है बचाव भी नहीं कर पा रहे हैं, कुछ कहते नहीं बन रहा है, तो बार बार पूछ रहे हैं कि रीता अवार्ड कौन है। खैर, इनकी असमंजस की स्थिति जो है साफ तौर पर दिख सकती है, लेकिन देश जो है इसको स्वीकार लेकिन इतना तो जरूर है। राजपूत साहब, आपके पास आ रही हूँ। शिवसेना शिंदे गुट का पक्ष रखेंगे। राजपूत साहब, इतना तो जरूर है कि बात जब कभी भी किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़ी हुई हस्ती या उनके परिजनों की तरफ से निकलती है तो उस बात का, उस बयान का एक महत्व होता है। विवाद ईंधन का काम करते हैं, लेकिन विवाद ऐसे भी ना हो कि वो देश विरोध पर जाके टिक जाए। ये जो बयान है, इसे शिंदे गुट किस तरह से लेता है, शिवसेना कैसे लेती है, और क्या आपको लगता है कि ये बयान इंटेंसली दिया गया? क्योंकि आप देखिए ना, कह रहे बच्चों को पढ़नी चाहिए, बच्चों को लादेन की जीवनी पढ़नी चाहिए। नहीं लावनी जी, देखिए, मैं तो कहूंगा ये एक काला दिन रहा है जिस दिन ये बयान दिया गया है। इस हमारे भारत देश के अंदर रह के ऐसे भी लोग हैं भारत देश के अंदर जो ऐसी राजनीतिक पार्टी के साथ संबंध रखते हैं, जिनके पति 2 बार कैबिनेट में मिनिस्टर रहे हैं और एक अच्छी पोस्ट पे एनसीपी की है, जिनके घर के अंदर एक वातावरण है, हर चीज है। उसके बाद ऐसे खूंखार आतंकवादी जो लाखों के तादाद में, सोचता भी ना हो कि कितने लोगों को उसने मारना है, उनको समाप्त कर देता हो, और जिनके बच्चे, अगर उनके वो हो जाए, बच्चे भी उनसे मर जाए या बूढ़े भी मर जाए, जवान भी मर जाए, किसी की उम्र का लिहाज नहीं करता ऐसा शख्स। और उसकी तुलना भारत के ऐसे राष्ट्रपति से जिनका इतिहास में एक नाम लिखा गया है, जिनके नाम पे एक हमारे दिल्ली के अंदर रोड भी है उनके नाम पर, और ऐसे शख्स ने जिसने भारत को बहुत कुछ दिया है, उसका नाम शर्म आनी चाहिए। मैं तो कहूंगा एनसीपी के जो प्रवक्ता है संतोष जी, ये किस तरह से बचाव कर रहे हैं, किस तरह से कह रहे हैं, और ये ठीक है, इन्होंने अच्छी बात कही है कि हम उससे संबंध, अरे संबंध कैसे नहीं रखते? आप इस बात को क्यों कह रहे हैं कि आप संबंध नहीं रखते? अरे आपकी पार्टी के इतने बड़े नेता हैं भाई, जितेंद्र आवाड जी, उनकी पत्नी है ऋता आवाड जी, आप उनसे संबंध नहीं रखते? उनकी पत्नी एक सामाजिक कार्यकर्ता है, सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते ही वो बच्चों को शिक्षा दे रही है, और ऐसी शर्मनाक शिक्षा जिसका कोई इस देश के अंदर कोई कबूल नहीं करेगा। लानत है, मैं कहूंगा, ऐसे बयान देने पर। और ऐसे देश के अंदर माँ भारती हमें यही सिखाती है क्या? हम अपने देश के अंदर यही संस्कृति लेके चलते हैं? ये सामने इन्होंने प्रदर्शित कर दिया, और ये बहुत ही इनको शर्मनाक बात कही है। इसके लिए इनको माफी मांगनी चाहिए। और ये जो कह रहे थे ना, छोटा मीडिया बड़ा मीडिया, ये छोटा मीडिया बड़ा मीडिया क्या होता है? मीडिया तो मीडिया ही होता है। देखिए, मीडिया छोटा बड़ा कोई नहीं होता। कोई कल छोटा है, कोई बड़ा है, कोई हजारों लोगों तक पहुंच रहा है, कोई लाखों तक, करोड़ों तक पहुंच रहा है, तो करोड़ों से हजारों पे आ रहा है। एक बात तो तय है कि ये बात कही गई, और इस बात के कहने के बाद किसी की भी तरफ से कोई टिप्पणी ना आना, यहाँ तक कि जितेंद्र आवाड भी सामने नहीं आए। हालांकि जब उन्होंने, आपको याद होगा कि जब प्रभु श्री राम पर उन्होंने बयान दिया था और खूब हो हल्ला हुआ था, उन्होंने माफी मांग ली थी, लेकिन ऋता आवाड के बयान पर किसी भी तरीके की कोई प्रतिक्रिया नहीं, पूरी मौन साधना कर लेना, ये अपने आप में सवाल खड़ा करता है। इंडी गठबंधन, क्योंकि ये पूछा जा रहा है, पवन डोगरे साहब कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पवन साहब, आपको मेरी आवाज अब पहुंच रही होगी स्पष्ट रूप से, आप भी क्या? एकदम क्लियर जी। जितेंद्र आवाड जी की पत्नी ने जो कहा, कांग्रेस को इस पर कुछ तो स्टैंड लेना चाहिए था, क्योंकि बात यूं ही नहीं कही जाती, हर बात के पीछे एक उद्देश्य होता है। सबसे पहली बात यह है कि एपीजे अब्दुल कलाम साहब ये सदैव पूजनीय है। उन्होंने जिस तरीके का भारत के लिए कंट्रीब्यूशन किया है वो उल्लेखनीय है, और वो जब तक सूरज चांद रहेगा एपीजे अब्दुल कलाम साहब का नाम रहेगा। जिस ताकत के साथ में उन्होंने एक मिसाल, एपीजे अब्दुल कलाम बोला, कम से कम रिस्पेक्ट से, यहाँ तो रिस्पेक्ट से दे दें। डॉक्टर माननीय महोदय जी, आपकी जब बात की तो हमने सुनी, तो हमारी बात भी सुन लीजिए। हर बात में बीच में कुछ मार के बात करने की कोई जरूरत नहीं है। हमारा प्रश्न को रखने दीजिए,
हमारा इतनी पक्ष अच्छी हमको बातें रखने कही दीजिए। हैं। अच्छा ठीक है आपके ठीक है, ज्यादा ठीक है, सम्मान राजपूत हम साहब एक करते बार हैं। उनका पक्ष सुन आप लेते हैं। ढकोसला करते हैं, हम जेन्युइन सम्मान करते हैं। कम से कम हमारा देखिए, पक्ष रखने आपका दीजिए। ढकोसला हमारा इतना पक्ष इतना रखने सम्मान दीजिए। करते जो आपने जब ढकोसला आपको किया, बारी उसका मिली तो मतलब है आपने बात की, सारा देश का अब आपका हमारी ढकोसला। बारी हमको बात करने दीजिए। अब इतनी हमारी जानी बारी मानी हमको आदमी को बात आप क्या करने बोल रहे दीजिए। हैं? अच्छा आपके ठीक है, जानी पूरा मानी देश आदमी देख को रहा क्या- है। राजपूत साहब अरे उनको आप एक क्या बार कर रहे उनका हैं? पक्ष एक बार सुन लेते हैं, उनका पक्ष एक बार सुन लेते हैं, एक बार पक्ष सुन लेते हैं, क्योंकि मुझे ब्रेक भी लेना है। लेकिन पवन डोगरे साहब का पक्ष पहले सुनेंगे। पवन जी पूरा कीजिए मैं जल्दी से। सम्माननीय एपीजे अब्दुल कलाम साहब ये पूजनीय थे, हैं और रहेंगे। पूरी ताकत इतना के साथ कहता पूजनीय हूं थे, कि कांग्रेस इतना की तरफ पूजनीय से थे, नहीं, इतने सम्मानित भारत थे का हर बच्चा, कि जब ये कोई जीवित थे राजनीति या तो पार्टी की उनके बात नहीं है। खिलाफ इन लोगों ये ने उस महान राष्ट्रपति व्यक्ति के बारे उम्मीदवार में खड़ा बात किया हो रही था। है, और जो जब व्यक्ति ने जब अपने उनके देश को मरणोपरांत जो अग्नि है मिसाइल उनकी दिया, तुलना जो है अरे ये डोगरी उसामा साहब, बिन लेकिन लादेन से आप कर सकते अभी हैं। जो महिमा मंडन कर रहे हैं, जिस वक्त ये बयान फिजाओं में घूमने लगा था, लावनी जी, उस आप वक्त मौन साधना क्यों हो गई पॉइंट थी? के ऊपर में ये बात सवाल नहीं करने था, उस बोलिए। पर मौन साधना क्यों थी? आप लोग आज लादेन- महिमा मंडन कर रहे हैं। जैसे ये बयान आया था आपको तुरंत इसको कंडेम करना चाहिए था, चुप क्यों थे आप लोग? बड़ा सवाल है। एक ब्रेक के लिए मुझे बार बार कहा जा प्रशांत जी, मैं अब इसके ब्रेक के बाद आपके पास ही आऊंगी, क्योंकि देखिए मुद्दा बड़ा है, ये मुद्दा छोटा नहीं है। अगर लादेन की तुलना मिसाइल मैन पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी के साथ की जाती है तो यह अपने आप में निंदनीय और शर्मनाक है। इसके पीछे क्या तुष्टीकरण की राजनीति की मजबूरी छुपी है? और अगर यह मजबूरी है तो ये इस देश के लिए बेहद खतरनाक है। चर्चा जारी है, 15 सेकंड के बाद मिलते हैं। तो रण क्षेत्र में आज बात हो रही है कि कैसे कोई लादेन और डॉक्टर कलाम की तुलना कर सकता है, लेकिन यहां पर ऐसा हुआ है और इस पर अब खूब जमकर राजनीति हो रही है। प्रशांत साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रशांत पवार जी हैं जो अजीत पवार एनसीपी गुट से हैं। प्रशांत पवार जी, आप भी अपना एक रिएक्शन जल्दी से दे दीजिए, क्योंकि संतोष जी ने तो बोल दिया कि भाई वो कंडेम करते हैं, लेकिन उनकी पार्टी के बड़े चेहरे अभी इस पर मौन साधना में हैं। नहीं, वो संतोष जी चले गए लगता मैं आने के बोलने के पहले। नहीं, वो आ जाएंगे, उनका कैमरा बंद है। संतोष जी कैमरा ऑन कर लीजिए, प्रशांत जी को और या किसी को भी आप दिखाई नहीं दे रहे। ऐसा है। आ गए संतोष जी हैं जी। अरे संतोष जी आ गए। अब संतोष जी को स्वागत है बोला। वो बोल नहीं सकते, उसका कारण बहुत, क्योंकि जितेंद्र आव्हाड साहब मेरे भी बहुत पुराने दोस्त हैं। अच्छा, क्या ये बिना पढ़ाई किए हुए बोलते अब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब जो मिसाइल मैन है वो उनकी बराबरी लादेन के साथ में करना, यानी कितना शर्मनाक बात। हमारी एनसीपी अजीत दादा पवार गुट की ये फुले शव आंबेडकर के विचारों पे चलने वाली, हम ये तुष्टीकरण पे बिल्कुल विश्वास नहीं रखते। लेकिन आज एक आतंकवादी की अगर बराबरी राष्ट्रपति, माजी राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे कलाम साहब के साथ में करे तो ये भारत शर्म से सर झुक गया है। इसके लिए राष्ट्रवादी शरद पवार गुट ने इससे माफी मांगना चाहिए। अरे अभी वो संजय राउत कहां गए? वो तो हिंदुओं की और इसकी और उसकी बातें करते, तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब को आतंकवादी के साथ है तो उनका वो प्रेम कहां गया हिंदुस्तान का? तब कहां सोए हुए है क्या अभी वो? और ये यार किसी ने दूसरा तो सुबह से इनका भोंगा बजा रहा था, ये पार्टी ने ऐसा किया, ये पक्ष ने ऐसा किया, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब को ऐसा। अब कहां गए ये लोग? कहां गए कांग्रेस वाले? अब बोलो ना इसके ऊपर में कहां गए जितेंद्र आव्हाड? नहीं तो जितेंद्र आव्हाड तो सुबह से उसके ऊपर में शुरू हो जाते थे, लेकिन वो बोल नहीं सकते क्योंकि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब कितनी पढ़ाई की है ये उनको थोड़ी ना मालूम है। अब वो तो बोलते लादेन की किताब पढ़ो। साला ये तो इससे शर्मनाक चीज और कोई नहीं हो सकती देश के अंदर में। यानी अभी लादेन की किताब पढ़ के क्या भारत देश के नौजवानों को ये क्या लादेन बनाना चाहते हैं क्या? संतोष जी, सवाल यही है कि देखिए वो कह रही है कि हम तो शिक्षा के महत्व को समझा रहे थे। शिक्षा के महत्व को समझाने के लिए ये उदाहरण क्या तर्कपूर्ण लगता है? शिक्षा का उदाहरण ऐसे दिया जाता है? संतोष जी देखिए मैडम मैं जो आपकी डॉक्यूमेंट्री इस पे आई है मैं वो देख नहीं पाया, मैं आपसे लेट ज्वाइन हुआ। मुझे तथ्य इतना ही पता है
ऐसा एक करती हूँ मैं विवादित वो बयान दोबारा सुनवा देती हूँ संतोष जी, क्योंकि मैं जितना पर्सनली संतोष जी को संतोष जानती सिंह हूँ जी, वो ये बहुत एक सीधे चीज हमको साधे एक- वो बहुत सीधे एक- साधे एक- व्यक्ति हैं, लावणी लेकिन जी, इतने एक भी मिनट, मासूम नहीं एक चीज है। अब हमको मुश्किलें बताइए, हो गई है, मैं समझ ये सकती हूँ हमको संतोष जी। अभी- अब ऐसी नहीं, बात हो गई है ना अभी- जिसे ना उगल पा रहे हैं ना निगल पा रहे हैं। नहीं, वो बयान जरा फिर से सुना देते हैं स्क्रीन पर, वो बयान ऋता भाट का बयान प्लीज जल्दी से। बड़े बड़े ओसामा बिन लादेन की बायोग्राफी पढ़ो। जिस तरह से एपीजे अब्दुल कलाम साहब बने, उसी तरीके से ओसामा बिन लादेन एक टेररिस्ट बना। लेकिन क्यों बना? पैदा इसी को नहीं था ना। ऐसे बड़े बड़े संतोष जी अब आपने सुन लिया ना, आप बताइए। मैं पहले भी कह चुका है, ये जो तुलना हुई है, ये तुलना बिल्कुल एक्सेप्ट करने और स्वीकार करने योग्य नहीं है। ठीक है। दूसरी बात, आता हूँ आपके नहीं, विषय ये पे भी आता हूँ। आवाज- लेकिन ये आवाज की संतोष जितेंद्र सिंह जी आवाज की- एक्सेप्ट कर रहे हैं ना। जितेंद्र क्या आवाज- शरद मैं पवार दूसरी बात क्या बोल रही शरद पवार क्या इसे विरोध कर रहे हैं डिनाई क्या? करते हैं? आप- शरद पवार क्या आपकी इसकी निंदा पार्टी करते हैं? का विरोध कर रही है क्या? पार्टी पहले विरोध कर प्रशांत रही है पवार क्या जी के आपकी? सवाल का जवाब दे देता मैं। हाँ दीजिए। पार्टी हाँ, विरोध कर पवार रही जी है बोलिए। क्या? हाँ पवार साहब एक सेकंड हाँ, संतोष जी मैंने- को बोलने ये- दीजिए। इसकी प्रशांत पवार जी, आपकी मैं पार्टी अपने- विरोध कर रही है क्या? प्रशांत अभी जी, एक सेकंड एपीजे प्लीज, अब अब्दुल आपने सवाल कलाम पूछा तो साहब उनका की आंसर भी ले बराबरी लीजिए ना सर अगर प्लीज। एक आतंकवादी से किया जाए तो ये देश ठीक है ठीक है कहाँ पे ले जा रहे हैं? ठीक है प्लीज, अब उनको जरा हाँ? बोल लेने दीजिए। संतोष जी प्रशांत बोलिए पवार जल्दी जी, से। मैं आ रही हूँ राहुल अपनी सर, उसके बाद आपके कैपेसिटी- पास ही आ रही हूँ। प्रवक्ता की कैपेसिटी से इस बयान को एक्सेप्ट नहीं करता, स्वीकार नहीं करता, इसका खंडन करता हूँ। और बोलिए। प्रवक्ता के नाते और रही खंडन बात कर शरद रही है पवार क्या? जी के मौन पर भी और कुछ बोल। बड़े अच्छा नेताओं की- अच्छा चलिए संतोष जी, मैडम, चलिए आपके मैं प्रश्न थोड़ा पे आया थोड़ा हूँ। सा आपके लिए थोड़ा सिंपल कर मैंने- देती हूँ, थोड़ा सिंपल कर आवाज देते हैं। साहब- सिर्फ इतना आवाज बता साहब दीजिए, की सिर्फ इतना बता दीजिए पत्नी संतोष जी ये सुनिए ना। कहना चाहती है क्या कि ओसामा बिन लादेन की किताब पढ़ो और उस मुझे तरफ नहीं मालूम आप ऐसी हो कोई जाओ। किताब भी है क्या? ऐसा बोल रहे क्या वो? मुझे नहीं अरे मालूम बायोग्राफी ऐसी कोई पढ़ने किताब बोल भी है रही है क्या? ना। नहीं ओसामा बिन लादेन बायोग्राफी किताब कब से लिखने आप- लगा मुझे नहीं मालूम। संतोष सिंह ये सुनिए, नहीं आप संतोष जी को नहीं पता, लेकिन बायोग्राफी ऋता पढ़ने ऋता के आवाज लिए को बोल जरूर रही पता है। है। ऋता तो ये कहती है बायोग्राफी कि पढ़ना बायोग्राफी चाहिए पढ़ी है। क्या? प्रशांत ऋता तो पवार ये जी, कहती है कि आपको ऐसी कोई बायोग्राफी किताब पढ़ी है। मालूम है क्या? चलिए मैं थोड़ा सा आसान अरे करने वाली मेरे थी को नहीं आपके लिए मालूम। कि इतना ही मुझे नहीं बता मालूम। दीजिए कि ये आवाज चुप आपकी चुप्पी पत्नी क्या बोल कहती रही है, है। ये मुझे भी चुप्पी नहीं क्या मालूम। कहती है, ऐसी ये कोई किताब सवाल है। मेरा था। लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा, ब्रेक थोड़ी ज्यादा है यहाँ, जल्दी जल्दी अपनी बातें प्लीज रखिएगा। छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, जल्द मिलते हैं। मुद्दा बड़ा है, सरगर्म भी है, इसलिए जुड़ेगा जरूर। तो चुनावों से पहले चुनावी तपिश बढ़ चुकी है। एक तुलना की गई है, वो तुलना जो किसी भी राष्ट्रवादी के जहन में नहीं उतर रही है, गले से नीचे नहीं उतरती, क्योंकि अलकायदा सरगना खूंखार आतंकी ओसामा बिन लादेन की तुलना देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी के साथ कर दी गई है। और ऐसे में जब बात निकल रही है तो दूर तलक जा रही है, राजनीति खूब सरगर्म है और यहाँ पर बहस भी खूब गर्म हो रही है। लेकिन इन सब के बीच में प्रोफेसर विदु रावल, देखिए जब भी बयान कोई दिया जाता है तो उस बयान के पीछे एक उद्देश्य छिपा होता है, और राजनीति में कहते हैं कि बयानों से स्पीड दी जाती है। लेकिन ये बयान कहीं इंडी गठबंधन के लिए स्पीड ब्रेकर तो नहीं हो जाएगा? देखिए, रीता अवार्ड ने जो बयान दिया, ये उन्होंने अपना डेब्यू किया इस बयान के जरिए। उनको और उनकी पार्टी के अंदर इसके बाद जिस प्रकार से उनका सम्मान बढ़ने वाला है, इस प्रकार का विचार रखने के लिए, हालांकि उनके प्रवक्ता की हालत बहुत पतली हो रही है, वो उन्होंने शुरू किया था आज छोटा मीडिया बड़ा मीडिया से, और फिर पूछने लगे रीता अवार्ड कौन है, कौन रीता अवार्ड, बार बार पूछते रहे। और फिर अंत में आकर उन्होंने पूछा कि मैंने ये बयान नहीं सुना, मुझे सुना दीजिए। तो खैर उनकी हालत जो है इस प्रकार से देख सकते हैं। बड़ी बात क्या है? बड़ी बात यह है कि जिस प्रकार की जहरीली शिक्षा छोटे बच्चों को ये दे रहे हैं, ये कोई नया नहीं है। ये मैं इसलिए डेब्यू कह रहा हूं और अच्छा डेब्यू कह रहा हूं इस तरह की पॉलिटिक्स करने वाले लोगों को, कांग्रेसवादी राजनीति करने वालों को, क्योंकि हमें वर्षों तक अकबर द ग्रेट पढ़ाया गया है, औरंगजेब की कसीदे हमें पढ़ाए गए हैं। अब ये ग्राउंड तैयार किया जा रहा है ओसामा द ग्रेट, ओसामा माय लॉर्ड की जो है चैप्टर्स जो है, किस प्रकार से अगर कभी इनकी गलती से भी सरकार कहीं आ जाए तो वो एनसीईआरटी में कैसे डाल दें। और फिर आपने कहा राष्ट्रवादी, इस पार्टी ने तो अपना नाम ही राष्ट्रवादी रखा हुआ था। ये तो मैं इलेक्शन कमीशन का जो है शुक्रिया करता हूं, उन्होंने उनसे ये नाम छीन लिया। और तब जो है आकर इनके प्रवक्ता पूछ रहे हैं कि कौन से संगठन में है। अरे संगठन तो आपका ही नहीं है इस समय किसी प्रकार का। इनकी लाचारी, इनकी बेचारगी जो है, आज इनकी राष्ट्रवादी शरद पवार गुट के जो प्रवक्ता हैं, उनकी लाचारी और उनकी बेचारगी हमने अभी देखी है। लेकिन कांग्रेस वाले जो साथी हैं
वो बार बार कह रहे थे सम्माननीय अब्दुल कलाम, पूजनीय अब्दुल कलाम। तो इतना जरूर मैं बता देता हूं कि जब कांग्रेस ने जब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी को राष्ट्रपति के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने सहयोगी पार्टियों के साथ जो एनडीए ने अटल जी की सरकार में उनको नामित किया था, उस समय कांग्रेस पार्टी ने अपना उम्मीदवार खड़ा कर दिया था उनके लिए, जिनको आज जीवित रहते तो ये सम्मान दिया। और मरणोपरांत किस प्रकार से उनकी तुलना ओसामा बिन लादेन से करके कर रहे हैं, ये इनका जो नहीं सीधा तो सीधा करें जो तो चेहरा क्या है, करें, क्योंकि उनके नेता तो पहले ही, पवन साहब आपके नेता तो पहले ही ओसामा को ओसामा जी कह चुके हैं। याद है ना आपको दिग्विजय सिंह जी ने क्या कहा था ओसामा जी कह के, जब इस देश में बड़ी आग लग गई थी इस बयान पर। पवन डोगरे एक साहब, बात मैं बताना चाहता हूँ। हाँ जी। जिस तरीके का पक्ष ये बाकी के जो हमारे विरोधक गठ के लोग हैं ये रखना की कोशिश कर रहे हैं, इनको ऐसा लग रहा है कि भाई चलो एक ऐसा विषय इनके सामने आया है कि ये मुद्दे को पब्लिक में लेके जाके इसको गरमाते हैं, है ना। वो ये नहीं सोच रहे कि किसके बारे में बात कर रहे हैं, ये कौन से व्यक्ति है, उनके बारे में क्या बात की जा रही है। आपको ये समझ में नहीं आता है, आप नेशनल टेलीविजन के ऊपर भारत के एक ऐसे सम्माननीय नेता के बारे में बात कर रहे हैं जो नेता की प्रतिमा आज पूरे विश्व में उछली हुई है। आज पूरे विश्व में नहीं डोगरे साहब आप एक बात कह रहे हैं कि ये मुद्दा उठा रहे हैं, मुद्दा आपके विरोधियों ने कहा उठाया, मुद्दा तो आप ही की गठबंधन से जुड़ी हुई पार्टी के नेता की पत्नी ने उठाया, और बात अभी यहीं तक सीमित नहीं है। आप ही लोग एनसी के साथ मिलकर भी जम्मू कश्मीर में है, वो अफजल गुरु के लिए आंसू बहाते हैं, यहाँ पर एनसीपी लादेन की जीवनी पढ़ने को कहती है। तो ये क्या मतलब है, कौन सी मानसिकता है? जम्मू कश्मीर से लेकर महाराष्ट्र तक आप लोगों को क्या आतंकियों में ही रोल मॉडल नजर आता है? दिल्ली के अंदर मेरा भी तो सुनिए, आप होस्ट है तो हमारा भी तो सुनिए। एनकाउंटर में मारे गए आतंकवादियों पर रात वही थी, रात बाटला हाउस एनकाउंटर के मारे गए आतंकवादियों के लिए रात वही थी। सोनिया गांधी में नक्सलाइट वही है, उनकी भी पढ़ाई करना पड़ेगा क्या? ये पूछिए ना उनको। ठीक है, डोगरे साहब की आवाज जरा प्लीज ऑडियो बढ़ा दीजिए। मुझे लगता है डोगरे साहब आप ऑन द वे हैं, आपकी आवाज भी कट रही है। कि कांग्रेस वालों से पूछो ये नक्सलाइट भी ये है क्या? पवन डोगरे, हाँ, यानी लादेन की तो पढ़ाई करने को बोले ही रहे, अब नक्सलाइट की भी पढ़ाई करेंगे क्या? कि नक्सलाइट भी समाज ने बनाया हुआ है, ऐसा इनका कहना है क्या? आप इनके पास में बोलने के लिए कुछ नहीं है, तो ये सब ऐसे विषय निकाल के समाज में दुबड़ी निर्माण करने का काम ये कांग्रेस पार्टी कर रही है। कुमार जी एक सेकेंड, आप लोग आज मुझे पता है कि आज बीजेपी और प्रशांत पवार और राजपुंज जी आप तीनों का आप लोगों ने मोर्चा बांध लिया है। मुझे लगता है संतोष जी मुस्कुरा रहे, सरेंडर कर चुके हैं वो, लेकिन मोर्चा पवन डोगरे साहब ने संभाल रखा है। जरा उनकी बात प्लीज आप लोग सुन लीजिए, उनकी बात सुन लीजिए। पवन डोगरे साहब बोलिए। लावली जी, मैं बताना चाहता हूँ कि जो ये तीनों मान्यवर है जो ये स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, इन्होंने ये भी बात समझनी चाहिए कि नेशनल टेलीविजन के ऊपर एक ऐसे हीरो के बारे में बात हो रही है जिसको पूरा देश सलाम करता है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब को बच्चा बच्चा सैल्यूट करता है। भारत में उनके प्रति अगर किसी ने भी ये बात करी, मैं सिर्फ किसी पक्ष के नेता की बात नहीं करूंगा, भारत में किसी भी व्यक्ति ने अगर उनके बारे में ये बात कही होती तब भी वो व्यक्ति उनका खंडन नहीं करते थे, उनका निषेध ही व्यक्त करते थे। कहाँ निषेध व्यक्त हुआ सर? इसीलिए तो ये चर्चा हो रही है। अगर आप लोगों ने उसका खंडन किया होता, उसका निषेध किया होता, तो शायद ये एक परिपाटी नई परिपाटी होती, लेकिन कांग्रेस की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। कांग्रेस की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। उद्धव ठाकरे ग्रुप के जो ये है प्रवक्ता संजय राउत, वो अभी तक के इसके ऊपर स्टेटमेंट क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि वो तो कांग्रेस के भी प्रवक्ता है ना। वो देंगे ना आपका नहीं, वो तो कांग्रेस के भी प्रवक्ता है, तो उन्होंने अभी तक के स्टेटमेंट क्यों नहीं दिया? अरे वो तो सुबह उठ के सब पार्टी की वकीली करते हैं, तो अभी आज क्यों नहीं की उन्होंने? सकते क्या? क्योंकि आपको खुद नहीं पवन साहब देखिए,
पवन साहब, जब सार्वजनिक मंच पर बात रखी जाती है और जब किसी नेता से जुड़ी हुई, जनप्रतिनिधि से जुड़ी हुई या उनके संबंधियों से जुड़ी हुई बात रखी जाती है सार्वजनिक मंच पर, तो वो व्यक्तिगत नहीं होती है। ये बात तो आपको भी मानी होगी। बहरहाल राजपुन साहब बहुत देर से चुप बैठे हुए हैं। राजपुन साहब देखिए, चुनावी माहौल में अब बात तो कह दी गई है। वो कहते हैं ना, हमारे यहाँ बड़ी देशज भाषा में ये कहा जाता है कि भाई रायता तो फैल गया, अब समेटते नहीं बन रहा है, या इंटेंसली ये किया गया है। राहुल गांधी, कांग्रेस ब्रिगेड इसलिए चुप है क्योंकि अगर वो कुछ बोलेगी तो उनकी वो तुष्टीकरण की राजनीति, उस पर प्रहार हो जाएगा। अगर उद्धव ठाकरे गुट की तरफ से कोई बोलेगा तो उनके लिए मुसीबत हो जाएगी, इंडी गठबंधन है। संतोष सिंह जी अपनी मजबूरी पहले ही जाहिर कर चुके हैं। राजपुन साहब। जी लावनी जी, बिल्कुल ठीक बात है। और जिस प्रकार से रुता आवाज जी ने इस प्रकार से स्टेटमेंट दी है, तो ये बहुत ही शर्मनाक घटना है। और दूसरी तरफ ये जो आज सब चुप क्यों बैठे हैं, मैं ये जानना चाहता हूं कि इतनी बड़ी देशभक्ति की बात, इतने बड़े आप देशभक्त हैं, पवन डोंगरे जी जिस प्रकार से बोल रहे थे, इधर संतोष जी बैठे हैं, इन्हें प्रमाणित करना पड़ेगा। इस प्रकार से देशभक्ति कांग्रेस ने की है, आप चिंता न करें, आप दिखाएं भारतीय जनता पार्टी अपने जीवन में 4 आवाज जरा कम आ रही है। इसरो में दिए हैं, आप कम से कम उनकी बातों को बताएंगे या ऐसे आतंकवादियों को ढूंढ के लाएंगे? कांग्रेस के हजारों नेताओं ने आहुति दी है। देशभक्ति के कसीदे करते हैं, लेकिन जब आतंकियों की बात आती है तो फिर आप लोग मौन साधना में चले जाते हैं। आपके नेता जी और सम्माननीय सूचक बातें कहने लगते हैं, आपकी नेत्री आंसू बहाने लगती हैं। ये कैसी देशभक्ति है? ये तो आज तक ये देश समझ ही नहीं पाया है। रावल साहब जल्दी से काउंटर आंसर। देखिए, ये एक पृष्ठभूमि तैयार की जा रही है। मुझे जब डिबेट में आया था तब नहीं पता था कि यह बयान क्यों दिया गया, लेकिन अब जो है मोटा मोटा स्पष्ट होता जा रहा है। ये एक पृष्ठभूमि तैयार की जा रही है। कल को एक और चैप्टर जो है इंक्लूड करेंगे एनसीईआरटी में। अल कायदा द नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, अल कायदा एक राष्ट्रवादी, जिस प्रकार से कह रहे थे ना अभी स्वतंत्रता संग्राम में राष्ट्रभक्ति की बातें, जो नेहरू जी के तलवे, जो एडवीना माउंटबेटन के तलवों में बैठे, वो तो फिसल रही है ना, यही आपका कल्चर है, यही आपका कल्चर है। जो जवान नहीं फिसल रही थी, आप क्या जवान नहीं फिसल रही है। नहीं कंप्यूटर क्या बोलते हैं? नेहरू जी का प्रधानमंत्री, माजी प्रधानमंत्री सम्माननीय नेहरू जी के बारे में क्या सम्माननीय तो आप ओसामा बिन लादेन को मानते हैं, सम्माननीय तो आप सईद को मानते हैं, सम्माननीय तो बुरहान वानी को मानते हैं, सम्माननीय तो इशरत जहां को मानते हैं, सम्माननीय तो ओसामा बिन लादेन को मानते हैं। सम्माननीय आपके लिए कौन है बताऊं? वही लोग जिनके लिए आप पृष्ठभूमि तैयार कर रहे हैं, जिनके लिए आप जो है तैयार कर रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चों को अगले आगे इतिहास की पुस्तकों में क्या पढ़ाएंगे। वही इशरत जहां भारत की बेटी हैं, और शरद पवार ने सबसे पहले जाकर 1 लाख का अवार्ड, 1 लाख का इनाम जो है उनके जनाजे में, जब नमाजे जनाजा निकला था उसमें शामिल हुए थे, उसी इशरत जहां आतंकवादी के, और 1 लाख का इनाम उसमें जो है उन्होंने घोषित किया था। याद करें, उसी तरह के उसी परिपाटी पे चलती हुई आज रीता अवार्ड ने अपना एक तरह से डेब्यू किया है, अपने यहाँ पर उन्होंने प्रस्थापित करने के लिए किया। तो सवाल तो ये ना, ये डेब्यू अब ऐसे माहौल में किया गया है जब चुनावी माहौल है, चुनावी तपिश है, और ऐसे में अब भारत की जनता बहुत कुछ समझती है। राष्ट्रद्रोह क्या है, राष्ट्रवाद क्या है, इसकी परिपाटी अब हर किसी को तय कर लेनी होगी। केवल राष्ट्रीय लगा देने से या राष्ट्र लगा देने से कोई भी पार्टी या कोई भी व्यक्ति या कोई भी प्रतिनिधि राष्ट्र से जुड़ता नहीं है। उसके लिए आत्मा से जुड़ना पड़ता है, और क्या वो आत्मा जिंदा है, ये बड़ा सवाल है। फिर मिलेंगे, थैंक यू सो मच। बड़ा सवाल था, और सवाल इसलिए भी बड़ा था क्योंकि शरद पवार गुट से ही जुड़े हुए हैं जितेंद्र आवाड, बड़े नेता हैं, 3 बार विधायक रह चुके हैं, राइट हैंड कहे जाते हैं शरद पवार के। लेकिन उनकी पत्नी जब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी की तुलना करती हैं ओसामा बिन लादेन से, खूंखार आतंकी से, तो वही शरद पवार, जितेंद्र आवाड मौन साधना में चले जाते हैं। इंडी गठबंधन की तरफ से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी की तरफ से एक शब्द नहीं बोला जाता है। उद्धव ठाकरे साहब भी मौन धारण कर लेते हैं। ये चुप्पी क्या कहती है? क्या ये चुप्पी एक विशेष वर्ग को खुश करने के लिए है, और वो विशेष वर्ग क्या आतंकियों के नाम पर खुश होता है? ये तय करने का समय आ गया है। रण क्षेत्र में अभी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद। ओसामा बिन लादेन की